हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, गंगा नदी तंत्र के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम लोग। पंचप्रयाग से कैसे गंगा नदी जो है निकल के और बंगाल की खाड़ी तक जाती है, इसका पूरा वर्णन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यदि वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये बुरा लग रहा है। देख ले रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गंगा नदी तंत्र जो है ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। देखिए, गंगा नदी एक नदी है, लेकिन जब हम बोलते हैं गंगा नदी तंत्र, इसका मतलब होता है कि गंगा नदी की जितनी सहायक नदियां हैं इन सब का मैं जिक्र करने वाला हूं कि कैसे गंगा नदी जो है वो देखिए आप यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है और साथ साथ 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। ये उत्तराखंड से यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड का एक जिला साहेबगंज को टच करते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए और बांग्लादेश में तक चली जाती है। मतलब 2 देश और 5, यदि कहें भारत में 5 राज्यों को और 2 देशों को मिलाते हुए नदी बहती है। टोटल 2525 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए नदी बहती है, जिसमें से इंडिया में लगभग 2170 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। वो मैं आगे और क्लियर कर दूंगा आपको। तो इस तरह से आप वीडियो में बने रहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तो लास्ट तक इसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा इसमें। देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र किसी नदी तंत्र का है तो वो है हमारे गंगा नदी का। ठीक है, इसमें बहुत सारी नदियां आके आपस में मिलती है और गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती है। गंगा नदी का तो निर्माण होगा ही 5 नदियों से, लेकिन गंगा नदी तंत्र का निर्माण करने में बहुत सारी नदियों का योगदान है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र यदि किसी नदी का है, मतलब सबसे ज़्यादा जगहों से जल लाकर इस किसी नदी में प्रवाहित किया जाता है, तो वो है गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, गंगा नदी जो है वो 2 देशों से होकर प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश, और 5 राज्यों से मैंने बता दिया किस किस से। तो पहला उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर ये नदी गुजरती है। गंगा नदी का निर्माण जो है वो उत्तराखंड की 2 नदियों के संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। ये 2 नदियां हैं, ये 2 धाराएं हैं। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या पंचप्रयाग क्या है? ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने सारा का फोटो लगा दिया है, इससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाना है कि पंचप्रयाग क्या है। मैं थोड़ा सा पहले इसका थ्योरी बता दूँ, फिर आपको एक करके ये डिटेल्स दिखाऊंगा इसका फ़ोटो में। ठीक है, देखिए, सबसे पहले भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तरकाशी जिला है, वहाँ पे गोमुख के निकट गंगोत्री नाम का ग्लेशियर है, उससे कौन सी नदी निकली? भागीरथी। देखिए, गंगा की बात अभी नहीं हो रही है, ये होगी भागीरथी नदी की बात। ये जो है और अलकनंदा नदी एक आती है, वो संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। सबसे पहले हम लोग मैप में देख लें कि भागीरथी और अलकनंदा कौन सी नदियाँ हैं। देखिए, आपको मैं दिखा दूँ कि कौन सी भागीरथी नदी है। ये देखिए, जो नदी दिख रही है ये नदी, ये है भागीरथी। ये कौन सी नदी है? भागीरथी। ये निकल कहाँ से रही है? गंगोत्री से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एक नदी मैंने बताया अलकनंदा, तो ये नदी चली आ रही है अलकनंदा। देखिए, इसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही हैं, ये सारी नदियाँ इसमें आके आपस में मिल रही हैं, तो ये नदी है अलकनंदा। अब इन नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आके मिल रही है और कौन कौन से प्रयाग का निर्माण हो रहा है, पंचप्रयाग का निर्माण होना है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा अभी कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि भागीरथी नदी जो है वो कहाँ से निकली? गंगोत्री, यानी कि उत्तरकाशी जिले के गोमुख से निकल रही है भागीरथी, और संतोपत ग्लेशियर से निकल रही है कौन सी? अलकनंदा, जो ये आपको नदी आते हुए दिख रही है। तो यहाँ है संतोपत ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ से 2 नदियाँ निकलेंगी, कौन कौन सी वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलकनंदा नदी की। अलकनंदा नदी का निर्माण जो होता है वो 2 नदियों के संयुक्त धाराओं से होता है। कौन कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। कौन कौन सी नदी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये 2 नदियाँ जो आपको दिख रही है यहाँ पे, देखिए, एक जो दिख रही है रेड कलर में और दूसरी जो दिख रही है आपको ब्लू कलर में। ये 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपको यहाँ पर नाम दिख रहा होगा साफ साफ, ये है धौली गंगा। कौन सी गंगा? ये है धौली गंगा और ये है विष्णु गंगा। एक्चुअली इसी गंगा को ही कह दिया जाता है अलकनंदा। ठीक है, विष्णु गंगा को अलकनंदा कहा जाता है, और इसी के किनारे आपका बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों नदियाँ आई और यहाँ पे आके
एक प्रयाग का निर्माण हुआ। प्रयाग का निर्माण मतलब जहाँ पे दो नदियों का कन्फ्लुएंस होगा, यानी कि दो नदियाँ जहाँ पे आके आपस में मिल के आगे एक नदी बन के बढ़ेगी, उस कन्फ्लुएंस को बोलते हैं हम लोग प्रयाग। तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बना? तो विष्णु प्रयाग। क्योंकि यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल रही थी, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रयाग बना? विष्णु प्रयाग बन गया। अभी आगे देखिए, यहाँ पे अब नदी आगे मिल रही है। ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है नंदाकिनी। कौन सी नदी? ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी नहीं बोला मैंने बोला नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी आके जब मिल रही है इसी अलकनंदा में, अब आप पूछिएगा कि सर निकली तो वहाँ से विष्णु गंगा और धौली गंगा, तो अलकनंदा कैसे नाम हो गया? तो देखिए एक कॉन्सेप्ट और मैं क्लियर कर दूं। जब दो नदियाँ किसी दो जगह से आके एक नदी जब बना देती है, इसका मतलब होता है कि इन दोनों नदियों की गहराई अब एक बराबर थी, और दोनों नदियाँ जब एक अलग नदी का निर्माण कर देती है, यहाँ से अकेले एक धारा में बहने लगती है, तो इन दोनों नदियों का नाम हटा दिया जाता है और एक नया नाम दे दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की गहराई बराबर थी इसलिए नया नाम देना पड़ा। यदि एक की गहराई ज़्यादा होती तो हम उस गहरी नदी का नाम लेके उसको आगे बढ़ा देते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों की गहराई सेम हो जाने की वजह से इस नदी का नाम क्या हो गया? अलकनंदा नाम हो गया। क्लियर है मामला कि जब दो नदियों की गहराई बराबर हो जाए तो आगे बहने वाली नदी का नाम बदल दिया जाता है, कुछ अलग नाम रख दिया जाता है। और जब दो नदियाँ जो आपस में मिल रही हैं उनमें से किसी एक नदी की गहराई यदि दूसरे से अधिक है तो उस स्थिति में गहरी नदी का नाम आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर नाम हो गया था उसका क्या? अलकनंदा नाम से आगे बढ़ने लगी। उसमें आगे कौन सी नदी मिल रही है? तो इसमें नदी मिल रही है बाबू नंदाकिनी। कौन सी नदी मिली? नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो चूँकि नदी छोटी है इसलिए नाम आगे बढ़ेगा अलकनंदा का। और यहाँ पे बन गया क्या? तो यहाँ पे भी एक और प्रयाग बना, इसका नाम हो गया नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। पहले हुआ था विष्णु प्रयाग, चूँकि उसमें विष्णु गंगा आके मिली थी। अभी नंदाकिनी मिली तो हो गया नंद प्रयाग। अभी नदी का बहाव जो है वो अनवरत जारी है। अब इस नदी जब और आगे बढ़ रही है तो एक और नदी आके इसमें मिल जा रही है, उस नदी का नाम है पिंडार नदी। कौन सा नदी? पिंडार नदी। ये जो ग्रीन कलर की नदी आपको दिख रही आते हुए, ये नदी है कौन सी? पिंडार नदी। और पिंडार नदी आके फिर से इस अलकनंदा में मिल जाती है और इस बार भी इसका नाम चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अलकनंदा में बहुत ज़्यादा पानी और बहुत गहराई के साथ आगे बढ़ रही है। तो पिंडार जहाँ पे आके अलकनंदा से मिल रही है इसका नाम दिया जाता है कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग नाम दिया गया इसका? कर्ण प्रयाग। किस में? जब पिंडार नदी आके मिल गई अलकनंदा में। अब नदी फिर से आगे बढ़ रही है, और नदी जब आगे बढ़ रही है तो देखिए इस केदारनाथ धाम से निकल के एक नदी आ रही है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। तो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, ये केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि केदारनाथ धाम में किस भगवान की पूजा होती है और बद्रीनाथ में किस भगवान की पूजा होती है? तो केदारनाथ से निकल के आ रही है आपकी मंदाकिनी नदी, वो आके जब अलकनंदा में मिल जाती है तो वहाँ भी एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी नदी का अलकनंदा नदी में मिल जाने से एक प्रयाग का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। अब इस रुद्र प्रयाग को पार करते हुए नदी आगे बढ़ने लगती है। तो अब देखिए यहाँ से असली कहानी शुरू होने वाला है कि रुद्रप्रयाग के बाद अब आ रही है गंगोत्री के, मतलब उत्तरकाशी जिले के गोमुख से गंगोत्री से निकल के भागीरथी नदी। ये नदी जो आपको दिख रही है इसी को बोलते हैं भागीरथी नदी। अब जब भागीरथी नदी आके अलकनंदा में मिल रही है तो यहाँ पे इन दोनों नदियों का जो गहराई है वो दोस्त बराबर हो जाता है। और जैसे ही दोनों नदियों की गहराई बराबर होगी तो मैंने एक चीज़ आपको बता दिया है कि इसका नाम बदल जाएगा। अब दोनों नदी आके यहाँ पे देखिए मिल गई। ये अलकनंदा आ रही थी, इधर से भागीरथी आ रही थी, दोनों आके आपस में मिल गई। तो जब मिलेगी तो एक प्रयाग बनेगा। इस प्रयाग का नाम हो गया देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। और देव प्रयाग में एक जगह जब दोनों नदियाँ मिल गई और दोनों का गहराई बराबर हो गया तो यहाँ से नदी एक अलग नाम लेके बढ़ेगी और इस नदी का नाम हो जाएगा गंगा। तो इस तरह से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों से होता है? तो अब यहाँ पे आपको दिख रही थी सर कि एक अलकनंदा आ रही थी और दूसरी भागीरथी आ रही थी, इसलिए इन दोनों को मिला दिए और तब क्या बन गया? गंगा बन गया। तो फिर से एक बार हम लोग इसको रिकॉल करेंगे, ठीक है? कौन कौन सा प्रयाग सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन सा प्रयाग आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आएगा विष्णु प्रयाग।
भगवान विष्णु का होना जरूरी है। भगवान विष्णु कृष्ण के रूप के थे, कृष्ण के अवतार थे ना, कृष्ण जो थे वो भगवान विष्णु का अवतार हुए थे एक बार एक युग में। तो वो थे किसके पुत्र? नंद के, यानी कि नंद कृष्ण में कुछ ना कुछ संबंध है, तो विष्णु से हो गया नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग। और भगवान नंद जो थे मतलब कृष्ण भगवान जो थे उन्हीं के मतलब समकक्ष एक और मतलब राजा थे पांडव और कौरव के समय में, वो थे कौन? कर्ण। तो याद रखिएगा कृष्ण से कर्ण भी हो गया आपके साथ। और भगवान विष्णु जो थे वो कृष्ण के रूप में आए थे, तो वो रुद्राक्ष की माला पहनते थे, तो रुद्र प्रयाग हो गया। और जब ये सब कुछ कर लिए तो वो कहलाने लगे भगवान, यानी कि देव हो गए। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि विष्णु, फिर हो गया नंद, फिर हो गया कर्ण, तब रुद्र और तब देव प्रयाग। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे इसको कि भगवान विष्णु थे, वो लिए थे अवतार कृष्ण के रूप में नंद के घर, और उन्हीं के काल में राजा कर्ण थे और वो रुद्राक्ष की माला पहनते थे, और वो हो गया भगवान के समान, यानी कि देव के समान। तो इस तरह से पंचप्रयाग आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग इस गंगा नदी को आगे बढ़ा रहे हैं अनवरत रूप से। और देखिए एक नदी आपको और यहाँ पर दिखा दूँ मैं, यमुनोत्री से निकल रही है यमुना नदी, और ये आके इस गंगा नदी में मिलेगी इलाहाबाद पहुँचेंगे। जब हम लोग प्रयागराज पहुँचेंगे वहाँ आके नदी आपस में मिलेगी। तो ये भी निकल रही है उत्तराखंड से ही, लेकिन यहाँ पे अम्बाला का पठार पड़ रहा है, अम्बाला की उच्च भूमि, ये भूमि जो है वो कहा जाता है अम्बाला का उच्च भूमि। इससे ये दोनों नदियाँ आपस में बाइफरकेट है, मतलब आके आपस में यहाँ पे नहीं मिल रही है। किस उच्च भूमि कारण? अम्बाला की उच्च भूमि कारण। ये भी क्वेश्चन पूछा है हरियाणा SSC में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने मिला जुला के गंगा का निर्माण कर लिया है। ये कैसे कैसे गंगा नदी का निर्माण हुआ। अब गंगा नदी के बारे में मैंने बता दिया है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और सबसे ज़्यादा लंबाई जो है इस गंगा नदी का वो हमको मिलता है देखने को उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम लंबाई की बात करें तो वो है झारखंड में। झारखंड में सिर्फ एक ज़िले से होकर निकलती है, साहेबगंज ज़िले से। ठीक है, बढ़ते हैं। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार कहाँ पड़ेगा? तो जैसे ही आप देवप्रयाग देख रहे हो उसके आगे का भाग जो होगा वो हरिद्वार होगा, और यहाँ पे आके नदी गंगा नदी जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, मतलब वो पहाड़ी भाग से निकल गई, अब वो मैदान में प्रवेश कर गई। चलते हैं आगे। गंगा नदी की धारा के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, गंगा को देवप्रयाग के ऊपर भागीरथी और इसके नीचे गंगा कहा जाता है। गंगा पहले दक्षिण दिशा में बहती है, फिर दिशा बदलती हुई कैसे कैसे, तो पहले दक्षिण दिशा में कब? उत्तराखंड में जब थी, फिर दक्षिण पूर्व दिशा में मिर्ज़ापुर तक, यानी यूपी में जब तक प्रवेश करती है तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलती है। दक्षिण दिशा मतलब ऐसे, दक्षिण पूर्व दिशा की बात करें मतलब ऐसे घूम गई दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, अभी दिखा दूंगा मैं मैप में एक बार फिर से आपको पूरा का पूरा इसका मतलब कैसे कैसे रास्ता बदल रही है। तो ये दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ गई मिर्ज़ापुर तक, और फिर पूर्व दिशा में बिहार की ओर बढ़ती है, बिहार के मैदानी भाग की ओर, और फिर पहुंचती है झारखंड में जहां राजमहल की पहाड़ियां आपको मिल रही हैं। यहाँ दक्षिण पूर्व की दिशा अख्तियार कर लेती है और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में कुछ दूर तक बहकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यही इस नदी का टोटल मतलब बहाव का स्थल रहा है। कैसे कैसे? सबसे पहले ये चली दक्षिण दिशा की ओर उत्तराखंड में, फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ के यूपी में चली, फिर केवल पूर्व में चली बिहार में। ऐसा ये क्वेश्चन नहीं पूछाता है, बस आपको रास्ता मैं बता रहा हूँ। और झारखंड में पहुँचती है, उसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाती है और बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में पहुँचती है और वहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब जब बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली है तो यहाँ पे एक कहानी और इसमें बदलती है, वो मैं आपको बताऊँ। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में बट जाती है। अच्छा, वितरिका क्या कहते हैं? जब एक नदी 2 नदियों में बट जाए, एक नदी 2 नदियों में बट जाए तो इसको बोलते हैं वितरिका। और यदि 2 नदियाँ इससे एक या मेन नदी बह रही है, इसमें आके बाहर से कोई और नदी मिल रही है, इसको बोलते हैं सहायक नदी। और यही जो मेन नदी है ये 2 भागों में बट जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग वितरिका। ठीक है, तो जैसे ही नदी गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो इसमें एक वितरिका का जन्म होता है, मतलब ये 2 भागों में बट जाती है। कौन सा कहा जाता है? तो एक तो हो जाती है आपके पद्मा, सॉरी यहाँ पर गलती से मैंने लिख दिया भागीरथी एवं हुगली। एक हो जाएगा आपका पद्मा नदी और दूसरा हो जाएगा आपका भागीरथी नदी। हुगली का भी जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है, हुगली कब होगा मैं बताऊंगा आगे। तो एक जो हो जाएगा भागीरथी और दूसरा हो जाएगा हमारा
पद्मा नदी। ये क्या चक्कर है मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपको रास्ता दिखा दूं मैं कि कैसे कैसे, मैंने बता दिया कि उत्तर दक्षिण की ओर कैसे कैसे मुड़ रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले नदी जो है वो कैसे चल रही है, तो देखिए दक्षिण की ओर चल रही है, ठीक है। फिर यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी, चूँकि ऐसे दिशा होता है। देखिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, इस तरह से है। देखिए दक्षिण की तरफ नीचे आ रही है। फिर देखिए ये दक्षिण पूर्व हो रहा है, तो इस तरह से दक्षिण पूर्व की ओर चली, और बिहार में जब पहुंचती है तो देखिए केवल पूर्व की ओर ऐसे सीधा हो गई, फिर से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी और ऐसे बांग्लादेश में और इधर बंगाल में प्रवेश कर गई। यही नदी का रास्ता है टोटल। अब मैं आपको समझाऊँ कि ये भागीरथी और हुगली का क्या खेल है। देखिए जब ये नदी अच्छा 1 मिनट, शायद मैं स्लाइड लगाना भूल गया, तो मैं आपको बता दूं ऐसे ही क्या क्या खेल हो रहा है इसमें। ये नदी जब मुर्शिदाबाद ज़िले में पहुंचती है तो वहाँ पे एक बैराज है, फरक्का बैराज। कौन सा बैराज? फरक्का बैराज। उस फरक्का बैराज से जस्ट पहले ये नदी 2 भागों में बंटती है, और एक नदी पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है और फरक्का बैराज से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और दूसरी नदी जो है जिसको भागीरथी कह रहे हैं, वो भागीरथी अब पश्चिम बंगाल की ओर का रास्ता अख्तियार करती है, और जब तक ये हुगली शहर तक नहीं पहुंच जाती है तब तक इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से ये रहा हमारा गंगा, इधर से आ रही है, दिख रहा है आपको, ये रेड कलर से मैं ले चली है, गंगा आ रही है। यहाँ पे देखिए फरक्का बैराज है। यहाँ पे आते ही नदी 2 भागों में बट गई, एक ये चली गई, देखिए इसको पद्मा नाम दे दिया गया, ये पद्मा बन के बांग्लादेश में। और ये नदी देखिए नीचे इस तरफ आपको आते हुए दिख रही होगी, और यहाँ पे इसका नाम देखिए भागीरथी यहाँ पे है। और जैसे ही हुगली शहर को पार करने लगती है तो इसका नाम हो जाता है हुगली नदी, और ये कोलकाता होते हुए जाके गंगा सागर में गिरती है। इस फोटो में आपको और ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा। नदिया जिला आप लोग सुने होंगे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो देखिए यहाँ पे फरक्का बैराज से आगे बढ़ी तो ये भागीरथी नाम के नाम से ये दोस्त देखो आगे बढ़ रही है। जैसे ही ये हुगली शहर में पहुँचती है तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है हुगली नदी। इसको कोलकाता में लोग काती गंगा के नाम से भी बुलाते हैं। किस नाम से? काती गंगा के नाम से भी बुलाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है कृष्णा नगर, यहाँ पे मिल जाएगा आपको मायापुर धाम, और यहाँ पे जाइएगा तभी इस्कॉन टेम्पल बन रहा है, वो सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है। अच्छा, कोलकाता की जब बात करते हैं तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, इसी को हम लोग काती गंगा भी कहते हैं। अब देखिए आगे मैं और बता दूँ आपको, छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी एक दामोदर नदी है, जो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए इस हुगली नदी में आकर के मिल जाती है, ठीक है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी नदी अथवा गंगा नदी में बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा के नाम से जानी जाती है, मैंने बता दिया। अब आगे देखिए इस पद्मा का मेघना नाम कब हो जाता है। तो मैंने अभी भी बताया था आपको कि जब 2 नदियों की गहराई बराबर हो जाए तो नदी का नाम बदल जाता है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी से जब ये नदी मिलती है, अब जैसे ही नदी बांग्लादेश में प्रवेश की गंगा नदी, तो इसका नाम क्या हो गया? पद्मा हो गया। और जो ब्रह्मपुत्र थी वो इंडिया से होते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम होता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना। गंगा का नाम जमुना नहीं हो सकता है, क्योंकि यमुना से तो पहले इलाहाबाद में मिली है, वो मैं आगे कहानी बताऊंगा, तो एकदम से जमुना नाम नहीं रख देंगे इसका नाम हो जाएगा पद्मा। और ब्रह्मपुत्र का तो जमुना से कोई ठेका ठेकी नहीं है, वो तो बहुत दूर से आ रही है, तो उसका नाम हो जाता है जमुना, और इसका नाम होता है पद्मा। तो जमुना और पद्मा जब आपस में मिलती हैं तो एक नदी ऊपर से आ रही होती है चल के, मेघना नदी। कौन सी नदी? मेघना नदी। और इसकी एक और सहायक नदी है बराक नदी। बराक नदी आपका निकलती है मणिपुर से, और मेघना नदी ये निकलती है, मतलब वहाँ से क्या कहा जाता है, बांग्लादेश के ही एक शहर से निकलती है मेघना नदी, और इसकी सहायक नदी है बराक नदी। इससे जब आ करके ये पद्मा और ये जो जमुना थी वो मिलती हैं तो इसका नाम बदल जाता है, और मेघना के नाम से ये मुख्य धारा बन के आगे बढ़ने लगती हैं। और यही मेघना नदी जो है वो आगे चल के क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। देखिए मैं आपको मैप में यहाँ पर दिखा दूँ इस चीज़ को क्लियर।
देखिए ये आ रही है आपकी पद्मा नदी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आ रही है पद्मा नदी और ये थी हमारी जमुना। ये दोनों मिल गई, मिल के यहाँ से भी ये पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ रही है। तब तक यहाँ से आती है बराक और वो मेघना नदी, और यहाँ से आके देखिए मेघना बन जाती है यहाँ आके, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, अब हुगली की क्या कहानी रही, जो आगे बढ़ गई थी हुगली कोलकाता होते हुए। तो हुगली नदी जो है जब कोलकाता होते हुए आगे बढ़ती है तो वो जाके गिरती है कहाँ पे, तो गंगा सागर नाम का एक स्थान है जो इंडिया में तीर्थ स्थल माना जाता है। वहाँ पे जाके वो नदी मिलती है, तो फिर बंगाल की खाड़ी में ही, लेकिन गंगा सागर में जाके वो मिलती है। और मेघना जो है वो कहाँ जाके गिरती है भाई, वो गिर जाती है बांग्लादेश में, बंगाल के खाड़ी में ही। बढ़ते हैं आगे। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये दोनों मिलकर के इस विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। उस डेल्टा को कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है वो कुछ भाग आपके इंडिया में और कुछ बांग्लादेश में पड़ता है, मतलब इसको भारतीय उपमहाद्वीप में कहा जाता है भूगोल की भाषा में, और इसको मान सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यही है। अच्छा, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं और कौन कौन से, ये भी नाम लिखिएगा ज़रूर। बढ़ते हैं आगे। सुंदरवन डेल्टा पर सुंदरी नाम के बहुत सारे वृक्ष हैं, इसके कारण इसका नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। देखिए मैं इस वृक्ष को थोड़ा सा आपको दिखाऊं, यही है वो सुंदरी वृक्ष। ये पानी में ही वृक्ष उपज जाता है, ठीक है। इसके लिए ऐसा नहीं है केवल स्थल ही चाहिए, देखिए नीचे पानी लगा हुआ है और काफ़ी सुंदर ये देखने में लगता है, इसलिए इसका नाम सुंदरी वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों ने रख दिया है। और ये पानी में ही पौधा बड़ा हो जाता है, बिखर जाता है, सब कुछ हो जाता है पानी में ही। देख रहे हैं ये पूरा सुंदरी वृक्ष का पूरा आवरण है और इसमें नदी आपको आते हुए दिख जाएगी। नदी इधर से आ रही है, ये सुंदरी वृक्ष लगा हुआ है। ये सैटेलाइट इमेज है, ये वाला सैटेलाइट इमेज है आपके सुंदरवन डेल्टा का। देखिए ये बहुत सारी नदियाँ भी तरीका बना के ऐसे निकलते के गिरते जा रही हैं, और बीच में गाद सिल्ट ये सब। देखिए चूँकि हिमालयन नदियाँ जो है ना वो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी कचड़ा वगैरह वगैरह वहाँ से जुटा कर चलती है, चूँकि बहुत तेज़ बह के आती है, तो अपने साथ इतना गाद सिल्ट वगैरह लेके चलती है ना, सब आके अपने मुहाने पे जमा कर देती है, और इसी वजह से इस डेल्टे का निर्माण हुआ है। देख रहे हैं ये पूरा गाद सिल्ट वगैरह वगैरह, बहुत दलदली भूमि है ये, और इसी से निर्माण होता है सुंदरबन डेल्टा का। ये जो हरा कलर वाला आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया क्या है, सुंदरबन डेल्टा का दोस्त एरिया है, ठीक है। ये पूरा जो हरा वाला एरिया दिख रहा है पूरा सुंदरबन डेल्टा, ये लाखों किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो इसमें इसका नाम क्यों पड़ा सुंदरबन डेल्टा, चूँकि यहाँ पे सुंदरी नाम का वृक्ष